हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैरियर जोन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम इस क्लास में पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो आप लोग जानते ही होंगे कि इस सीरीज़ से मतलब इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आती ही है और स्टूडेंट इसे रट लेते हैं और कुछ समय बाद भूल जाते हैं, अच्छे से उसे याद नहीं रहता है। तो हम इस वीडियो में ऐसा कोशिश किए हैं कि क्यों ना इसे अच्छे से समझा दिया जाए और याद करवा दिया जाए ताकि आप लोग ना भूलें। और इस वीडियो के अंत में हम एक चार्ट भी देंगे, जिस चार्ट की सहायता से आप इस पूरे वीडियो का एनालिसिस एक चार्ट से ही कर सकते हैं। ऐसा चार्ट हमने बनाया है। आप वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिए, आप लोगों को समझ भी आ जाएगा और समझ में आ जाएगा तो उस चार्ट की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि फिर भी आप लोगों के पास एक चार्ट रहे जिससे आप लोग एग्ज़ाम के आखिरी समय में आप लोग रिवीजन कर सके, तो मैंने एक चार्ट भी अंत में लगाया है। बट मैं पहले इसे समझा दे रहा हूँ कि ये ट्रेंड्स होता कैसे है और क्यों इसे भूल जाते हैं, क्योंकि इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है कि बाएं से दाएं जाने पर ये आयनन एनर्जी, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत बंधुता, एटॉमिक्स रेडियस, सेलों की संख्या, ये सब इतना चीज़ होता है ना कि जो स्टूडेंट होता है कंफ्यूज हो जाता है। तो हम उसे क्लियर कर दे रहे हैं एक ही वीडियो में। कोशिश करेंगे सारा चीज़ क्लियर कर दें। वैसे तो सारा चीज़ क्लियर हो ही जाएगा, जितना क्वेश्चन पूछता है उन सभी को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल जो होता है, पीरियोडिक टेबल का वर्गीकरण क्यों किया गया था? क्योंकि हमें ये पता चले कि सभी तत्वों का स्थान क्या है, सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या है, ये सब के लिए बनाया गया था। और इस पीरियोडिक टेबल में ये क्षैतिज जो रेखा है, इस रेखा को बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त, जिसकी संख्या क्या है? 7 है। ठीक है, जिसकी संख्या 7 है। आप इसे काउंट मत कीजिएगा, ये दोनों जो है यहीं से उठ के आया है। ये देखिए, यहीं से उठ के आया है। इसे बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज और इसे बोलते हैं एक्टिनाइट सीरीज। ठीक है, ये लेंथेनाइट सीरीज और ये एक्टिनाइट सीरीज यहीं से उठ के आया है। तो आप इसे अलग से काउंट मत कीजिएगा। आवर्त की संख्या जो होती है 7 ही होती है। ठीक है, और ग्रुप की संख्या जो होती है, जब आप इसे काउंट कीजिएगा, यहाँ तक पूरा यहाँ तक काउंट कीजिएगा, तो आप लोगों को ग्रुप की संख्या कितना मिलेगी? 18 मिलेगी। ठीक है, और सभी आवर्त का पहला तत्व जो होता है वो क्या होता है? धातु। क्या होता है? पहला तत्व क्या होता है? धातु। और सभी आवर्त का आखिरी तत्व क्या होता है? वो गैस होता है। ठीक है, गैस होता है। लेकिन याद रखिएगा कि पहला आवर्त का पहला तत्व हाइड्रोजन है। पहला आवर्त का पहला तत्व जो हाइड्रोजन है, ये भी एक गैस ही है। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं आवर्त सरणी की संरचना। कुछ ये सब के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद ट्रेंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आवर्त सरणी की संरचना देख लेते हैं। इसमें जो 94 तत्व जो है उसे प्राकृतिक रूप से पाया गया है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाया गया है। और 24 जो तत्व है उसे कृत्रिम रूप से बनाया गया है। ठीक है, समझ गए? और इसमें हम एक चीज़ और बता दे रहे हैं, 91 जो है टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? 118। टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? 118, जिसमें 91 धातु है, 7 उपधातु है और कितना बच गया टोटल? 20 हो गया अधातु। समझ गए? ये याद रखिएगा। समझ गए? चलिए अब देखते हैं, ये पीरियोडिक टेबल हो गया। अब पीरियोडिक टेबल के बारे में समझने के लिए, ट्रेंड समझने के लिए हम इसमें से ये ऊपर से नीचे के लिए हम ये चार तत्वों को लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और बाएं से दाएं समझने के लिए हम इस तीन तत्वों को लेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। तो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ये सब का जो सेल की संख्या भी होगी वो ज़्यादा नहीं होगा और ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो सेल बनाने में प्रॉब्लम होगा और आप लोगों को समझने में भी थोड़ा परेशानी होगी। ठीक है, इसीलिए हम ये छोटा छोटा सेल वाले को ले रहे हैं। ठीक है, और ये इसमें हाइड्रोजन को भी नहीं लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उससे सही से समझ नहीं पाइएगा। तो इसीलिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लेंगे और इसमें सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम लेंगे। ऊपर से नीचे के लिए हम लेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और बाएं से दाएं के लिए लेंगे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। ठीक है, तो देखिए क्या क्या समझेंगे कि बाएं से दाएं जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, ये सब के बारे में सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि तत्वों को कैसे हम पहचानते हैं। जैसे ये H है, तो H किसके लिए लिखा जाता है? हाइड्रोजन के लिए।
आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन के लिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होती है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक पहला कोष में 1 हो जाएगा। ये क्या है, लिथियम है, ये क्या है, लिथियम, लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर सेम ही होती है, तो इसमें 3 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, पहला में 2, दूसरा में 1, ठीक है। ये क्या है, सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, क्योंकि ये दोनों बराबर ही होती है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, पहला सेल में 2, दूसरा में 8, और तीसरा में कितना बचा, 8 2 10 हो गया, 1 बचा, 1 लिख देंगे। ये क्या है, पोटेशियम है, ये क्या है, पोटेशियम है। तो इसका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या होता है, 19। ये जो देखिए सबका एटॉमिक नंबर ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी एटॉमिक नंबर के बराबर ही। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला सेल में 2, दूसरा में 8, और तीसरा में हम 18 दे सकते हैं। लेकिन ये भी नियम है कि आखिरी सेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा को नहीं रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया है। अब यहाँ पे हम कितना, 9 बचा है, हम 18 तो रख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि 9 रख दिए। लेकिन मेरा तो एक ये भी नियम है कि आखिरी सेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ये तो 9 हो गया, तो ये गलत हो गया। इसीलिए हम यहाँ पे 8 तो कितना हो गया, 10 और 18 और 19, ठीक, ऐसे रखते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखते हैं ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, लिथियम का। ये किसका हो गया, सोडियम का। और ये किसका हो गया, पोटेशियम का, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर देखिए लिथियम है, तो किसी भी परमाणु का ये न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें भी प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन, कितना प्रोटॉन है, इसमें 19 प्रोटॉन है। इसमें कितना है, 11 प्रोटॉन है। इसमें 3 प्रोटॉन है, अभी ही बताए थे हम पिछले स्लाइड में। ये देखिए कि लिथियम का कितना प्रोटॉन होता है, 3 एटॉमिक नंबर, यानी प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या सब सेम ही होता है, ठीक है। तो इसमें देख लिए, तो यही चीज़ लिखे हैं कि इसमें 3 प्रोटॉन है, इसमें 11 प्रोटॉन है, और इसमें 19 प्रोटॉन है। और जितनी प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। कैसे, तो अभी बताए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला सेल में 2, लिथियम के क्या बताए थे, पहला सेल में 2, तो देखिए 1 और 2, दूसरा सेल में 1, ये हाँ। इसमें भी देखिए पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, और तीसरा सेल में 1, 11 हो गया इसका। इस पोटेशियम का बताए थे कि पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, तीसरा सेल में 8, और चौथा सेल में 1, ठीक है। तो इसका भी 19 हो गया। अब देखिए हम 6 चीज़ के बारे में जानेंगे, 6 चीज़ के बारे में जानेंगे कि क्या क्या होता है इसका ट्रेंड्स। ये 6 चीज़ के बारे में जान लेंगे तो ये हमारा ये जो टॉपिक होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं परमाणु त्रिज्या। अब त्रिज्या तो जानते ही होंगे किसे बोलते हैं, मैथ में भी पढ़े होंगे कि सेंटर से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसको R से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए ये इसका सेंटर है और इसका त्रिज्या ये हो गया परिधि। सबसे लास्ट वाले सेल को मिलाएंगे, ये नहीं कि छोटा वाला, ठीक है। इसी तरह इसको भी मिलाएंगे, इसी तरह उसको भी मिलाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि त्रिज्या क्या है। और वैसे भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका त्रिज्या छोटा है और इसका सबसे बड़ा है। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें 2 ही सेल है, 1 2, इसमें 3, इसमें 4। तो इससे भी पता कर सकते हैं कि ऊपर वाले का त्रिज्या छोटा है और नीचे वाले का त्रिज्या बड़ा है। मतलब क्या, ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। अब कोषों की संख्या देखते हैं, ठीक है। अब इतना तो देख लिए, अब कोषों की संख्या भी देख लेते हैं कि कोषों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ती है। ये सब चीज़ रहने देंगे, ठीक है। अब कोषों की संख्या देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए इसमें कितना कोष है, 1 सेकेंड, 1 2, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, मतलब इसमें 2 कोष है, इसमें 3 कोष है, इसमें 4 कोष है। तो कोषों की संख्या क्या हो रही है, ऊपर से नीचे जाने पर ये भी बढ़ रही है, तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। अब देखिए पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने से पहले ये पता करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं बाहरी सेलों में जितना भी इलेक्ट्रॉन है, बाहरी सेलों में जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो इसका बाहरी सेल ये है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। इसका बाहरी सेल ये है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। इसका बाहरी सेल ये है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी सेल में, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी सेल में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सभी में बराबर है, मतलब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सभी में बराबर ही रहेगा या समान रहेगा बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, एक सेकेंड पहले इसको रफ कर लेते हैं। अब देखिए विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता पहले समझ लेते हैं। यदि हम किसी परमाणु के बाहर एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, पहले नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन के कारण, ठीक है, इतना तो जानते ही हैं। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है कि किसी भी कोई भी परमाणु कितना टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का। अगर मान लीजिए जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, हम ये बोलेंगे कि उसका ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता उतना अधिक है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जो परमाणु, ये ध्यान से सुनिएगा, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उसका विद्युत ऋणात्मकता उतना अधिक होगा। ठीक है, समझ गए ये बात। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, माइनस चार्ज को हमेशा प्लस चार्ज ही अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका दूरी जो ये है, इसका दूरी ये है और इसका दूरी ये है। अब मान लीजिए आपके पास दो चुंबक है, एक ये चुंबक है और एक ये चुंबक है, ठीक है। और किसी और लड़का के पास दो चुंबक है, एक ये और एक ये। तो दोनों चुंबक के बीच किसमें ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, इसमें ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, न इसमें ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसके बीच की दूरी कम है। दूरी कम होगी तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये बात तो समझते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी लागू होता है कि प्रोटॉन, एक सेकेंड, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है तो यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। और यहाँ पे देखिए ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज़्यादा है तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन कम होगा। ये डिस्टेंस नहीं लिखे हैं, ये अट्रैक्शन के बारे में लिखे हैं। अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कम है तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पे कम हो रहा है तो विद्युत ऋणात्मकता क्या हुआ, ऊपर में ज़्यादा और नीचे में कम। मतलब ऊपर में ज़्यादा नीचे में कम, मतलब क्या, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। क्या होगी, घटेगी। समझ गए। अब चलिए विद्युत ऋणात्मकता समझ गए। अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है, एक सेकंड पहले इसको इरेज कर लेते हैं। विद्युत ऋणात्मकता समझ गए। अब है विद्युत बंधुता। अब हम एक चीज़ और बोल रहे हैं कि जो ट्रेंड विद्युत ऋणात्मकता का होता है सेम ट्रेंड विद्युत बंधुता का भी होता है। अब कैसे, तो सुनिएगा। हम अभी विद्युत ऋणात्मकता में बोले थे कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उसको बोलेंगे विद्युत ऋणात्मकता। अब एक चीज़ और बोल रहे हैं विद्युत बंधुता के लिए, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को जितना जल्दी जोड़ेगा अपने में, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को जितना जल्दी जोड़ेगा अपने में, तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि सेम ही चीज़ हो रहा है दोनों में। इसमें बोल रहे हैं कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को जितना जल्दी अट्रैक्ट करेगा और हम इसमें बोल रहे हैं कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को जितना जल्दी अपने में जोड़ेगा। तो दोनों चीज़ तो हमको सेम ही लग रहा है, बस बोलने का अलग है, बोलने का बात अलग है बस, लेकिन सेम ही चीज़ है। तो सेम चीज़ है तो जैसा इसका ट्रेंड होगा वैसा ही इसका ट्रेंड होगा। वैसे भी देख लीजिए, हम फिर से बता देते हैं कि इसमें क्या बताए थे, सेम ही चीज़ इसमें बताएंगे, कुछ अलग नहीं बताएंगे। बस ये है कि जितना ऋणात्मकता में बोले थे, विद्युत ऋणात्मकता में बोले थे कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को जितना जल्दी अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, आकर्षण कर सकता है, उसको बोलेंगे विद्युत ऋणात्मकता। और विद्युत बंधुता बोलेंगे कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को कितना जल्दी अपने में जोड़ सकता है। ठीक है, तो सेम ही चीज़ है। तो वही फिर बोलेंगे कि ये इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी कम है तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, और यहाँ पे दूरी अधिक है तो अट्रैक्ट
कम करेगी, तो ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत बंधुता भी घटेगी। ठीक है, अब आयनन एनर्जी देखते हैं। ठीक है, ये दोनों तो समझ गए, ये दोनों समझ गए। अब देखते हैं आयनन एनर्जी। तो एक बार हम फिर से बोल रहे हैं कि जो ट्रेंड विद्युत बंधुता का है, सेम ट्रेंड विद्युत आयनन का भी होता है। यानी क्या, इस तीनों का ट्रेंड सेम ही होता है, हम ऐसा बोलेंगे। अब क्यों होता है, हम एक बार फिर समझाते हैं। आयनन एनर्जी क्या होता है कि आयनन एनर्जी का मतलब ये हुआ कि आप किसी परमाणु के बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, या एक इलेक्ट्रॉन को, बाहरी सेल के एक इलेक्ट्रॉन को हटाने में जितना एनर्जी दीजिएगा, उसी को बोलेंगे आयनन एनर्जी। ठीक है, अब देखिए कि मान लीजिए कि दो चुंबक था पास पास में और एक था दूर में। ठीक है, आप इसे हटाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाइएगा या इसे हटाने के लिए ज़्यादा, मान लीजिए इस चुंबक को हटा लेना है यहाँ से। ठीक है, तो इसे हटाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाइएगा या इसे हटाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाइएगा। तो बोलिएगा सर इसे हटाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अट्रैक्शन अधिक है, अट्रैक्शन अधिक है, यानी हमें इसे हटाने के लिए ज़्यादा ज़ोर से इसको खींचना पड़ेगा। लेकिन इसमें अट्रैक्शन कम है, तो थोड़ा सा भी इसमें खींचेंगे, बस ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। अब आते हैं इस पे। तो देखिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ प्रोटॉन है, इसके बीच की दूरी क्या है, कम है, इसकी बीच की दूरी कम है, और इसकी बीच की दूरी अधिक है। मतलब अट्रैक्शन कहाँ ज़्यादा है, अट्रैक्शन यहाँ ज़्यादा है। मतलब हमको यहाँ ज़्यादा देना पड़ेगा क्या, एनर्जी, और यहाँ पे कम देना पड़ेगा एनर्जी। इसमें ज़्यादा एनर्जी देंगे तभी जाके ये इलेक्ट्रॉन को हम हटा सकते हैं, लेकिन इसमें हम कम एनर्जी भी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एनर्जी का भी मान घटेगा, घटेगा। समझ गए ये ट्रेंड्स? बस ख़त्म, इतना ही था और कुछ है नहीं। चलिए अब इसी में देखते हैं, ऊपर से नीचे का तो देख लिए, ऊपर से नीचे का तो देख लिए। अब देखते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा। तो बाएं से दाएं जाने का देख लेते हैं। अब देखिए कि ये हो गया बाएं से दाएं का। ठीक, इसमें भी हम 6 पॉइंट को पढ़ेंगे, 6 पॉइंट पढ़ेंगे, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फिर से देखते हैं। ये हो गया सोडियम का परमाणु, ये मैग्नीशियम का परमाणु, ये एल्युमिनियम का परमाणु। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, परमाणु त्रिज्या देखेंगे। तो परमाणु त्रिज्या देखने के लिए हम क्या बताए हैं कि परमाणु त्रिज्या क्या, सेम वही बात कि सेंटर से परिधि की दूरी। ठीक है, सेंटर से परिधि की दूरी त्रिज्या बोलते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसमें सेंटर से परिधि की दूरी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इसमें भी यहाँ से यहाँ। तो आप बोलिएगा कि तीनों तो आपको देखने में बराबर ही लग रहा है। इसमें भी 3 कोस है, इसमें भी 3 कोस है, और इसमें भी 3 कोस है, तीनों तो बराबर लग रहा है। तो आप लिखिएगा बराबर, लेकिन ये गलत है। ऐसा क्यों गलत है, तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों गलत है। बराबर नहीं होगा, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों गलत हो जाएगा। तो देखिए सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 11, यानी कि इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है 12, यानी इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन है। और एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या होता है 13, इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन है। ठीक है, अब ये बाहर में तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिस पर निगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, जिस पर निगेटिव चार्ज होती है। निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन करता है, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। अब मान के चलिए एक चीज़ समझिए, मान लीजिए यहाँ पे 4 लड़का है और यहाँ पे कुछ पत्थर है। ठीक है, ये लड़का इस पत्थर को अपने तरफ खींच रहा है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये इतना कितना हो गया, 3 3 6 10 11 लड़का है और ये पत्थर को खींच रहा है। ठीक है, तो ये दोनों में कौन सबसे ज़्यादा पत्थर को खींच पाएगा, ये खींच पाएगा, ये खींच पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लड़का है, तो ज़्यादा लड़का ज़्यादा बल लगा के इस पत्थर को अपने तरफ खींच लेगा। समझ गए? और ये थोड़ा कम खींचेगा क्योंकि यहाँ पे 4 ही लड़का है और यहाँ पे तो 11 लड़का था, 11 लड़का इस पत्थर को ज़्यादा खींच पाएगा। तो अब आते हैं इस पे कि देखिए यहाँ पे कितना है टोटल प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन है। टोटल प्रोटॉन कितना है 11, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 13। मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए यहाँ पे 12 प्रोटॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए 13 प्रोटॉन है। ठीक है, तो ये
ये सब में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन खींच पाएगा? 13 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच पाएगा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा। ये सब के मुताबिक 13 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच पाएगा। तो ज़्यादा खींच पाएगा तो ये क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका परमाणु त्रिज्या जो होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा। किसके मुताबिक? इसके मुताबिक। और इसका परमाणु त्रिज्या कम हो जाएगा। किसके मुताबिक? इसके मुताबिक। यानी बायां से दायां जाने पर परमाणु त्रिज्या घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि उसका जो बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन होगा उसको अट्रैक्ट करने के लिए परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या जो होगी बढ़ती चली जाएगी। यानी बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। किसके मुताबिक? बाएं वाले तत्व के मुताबिक दाहिना वाला ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या बायां से दाएं जाने पर घटेगा। इधर वाला का ज़्यादा रहेगा, इधर वाला का कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? ये तो बता दिए, क्योंकि ज़्यादा इसमें अट्रैक्शन होगा तो ये थोड़ा सा अंदर की ओर खिसक जाएगा। ठीक है, समझ गया? थोड़ा सा ही होगा, ज़्यादा नहीं होता है, समझ गया? इसीलिए आप लोगों को ऐसे अंतर पता नहीं चल रहा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन हम बता दिए हैं क्यों ऐसा होता है। क्योंकि इसके बीच में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है तो निगेटिव को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। समझ गए? तो बायां से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या जो होगी वह घटेगा। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे। एक एक करके हम सारा चीज़ क्लियर कर देंगे। आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, हम आशा करते हैं। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो फिर कभी लाएंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कोषों की संख्या। अब कोषों की संख्या के लिए क्या करेंगे? सीधा गिन लेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो कोषों की संख्या पर तो कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है। क्या कोषों की संख्या पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो कोषों की संख्या बराबर रहेगी या समान बोल सकते हैं। समझ गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने के लिए फ़ोटो तो दिया ही हुआ है यहाँ पे, इसको भी देख सकते हैं, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना पड़ेगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो ये फ़ोटो देगा नहीं आप लोगों को देखने के लिए। तो इसका होता है 11 परमाणु संख्या, इसका होता है 12 और इसका होता है 13। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं? 2 8 1, इसका हो जाएगा 2 8 2 और इसका हो जाएगा 2 2 8 3। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? बाहरी कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यही होता है बाहरी कोषों का इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लास्ट में लिखा जाता है यही होता है बाहरी कोषों का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर आप फोटो में देख सकते हैं सबसे बाहरी में कितना इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखिए सिर्फ एक ही है। यहाँ देखिए बाहरी कोष में कितना है? यहाँ देखिए 2 है। यहाँ देखिए बाहरी कोष में कितना है? 1 2 3। तो यही चीज़ लिखे, इसमें 1 है तो 1, 2 है तो 2, और इसमें देखिए 1 2 3 तो 3। तो बाहरी कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, इस पर क्या बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनिक से यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बायां में 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, यानी बायां से दायां जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। बढ़ रही है ना, वो तो दिख रहा है 1 2 3 बढ़ रही है। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता तो अभी बताए थे विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे वाले में, तो इसमें भी एक बार देख लेते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। विद्युत ऋणात्मकता ये होती है यदि किसी परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन को रखा जाए तो वो परमाणु इलेक्ट्रॉन को कितना जल्दी अट्रैक्ट करता है, कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उसे बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। अब इसमें से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा? इसमें से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा? तो एक चीज़ देखिए, इसमें हम 2 चीज़ बता सकते हैं कि इसका न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, इसका न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, मतलब 11 प्लस इसमें 12 है, इसमें 13 है। तो इससे भी बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट ये करेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट ये करेगा, सबसे ज़्यादा ये करेगा। या एक चीज़ और देख लीजिए कि अभी बताएं कि इसका परमाणु त्रिज्या भी कम होती है, इसका परमाणु त्रिज्या भी कम होती है। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या कम होगा तो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है? जो 2 चुंबक जो ज़्यादा करीब रहेगा उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, या कि 2 चुंबक दूर रहेगा उसमें नहीं होगा। जो चुंबक ज़्यादा सामने होगा, नज़दीक हो, उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। समझ गए? तो वही चीज़ हम ये भी बोल सकते हैं कि इसके बीच का दूरी कम है। क्यों कम है? तो अभी बताए थे कि परमाणु त्रिज्या घटती है, ये तो बताए ही हैं। तो परमाणु त्रिज्या घटती है तो इसका बीच का दूरी कम है, तो इसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होगा और इसमें कम होगा इसके मुताबिक। ठीक है, तो समझ गए कि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो क्या होती है?
बढ़ेगी, बढ़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज अब देखते हैं क्या है, विद्युत बंधुता। विद्युत बंधुता तो हम सेम ही चीज बोलेंगे जैसा कि पिछले वाले में बोले थे कि जो ट्रेंड्स विद्युत ऋणात्मकता का होता है, सेम ट्रेंड विद्युत बंधुता का भी होता है। क्यों क्यों होता है ऐसा? तो वही चीज़ है कि परमाणु के बाहर अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो वो कितना जल्दी इस इलेक्ट्रॉन को अपने में जोड़ेगा, ये हम बोले थे विद्युत बंधुता के लिए। और हम ये ऋणात्मकता के लिए क्या बोले थे, कोई परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो उस परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को कितना जल्दी अट्रैक्ट करेगा, कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसको बोलते हैं ऋणात्मकता। और कितना ज़्यादा जोड़ेगा, कितना ज़्यादा जोड़ने की टेंडेंसी रखेगा, उसको बोलते हैं बंधुता। यानी दोनों चीज़ लगभग सेम ही है, लगभग सेम ही है। ठीक है, इसलिए हम फिर बोलेंगे कि कौन जल्दी जोड़ेगा, तो इसके बीच की दूरी भी कम है, प्लस यहाँ प्रोटॉन की संख्या भी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा जोड़ेगा, जल्दी जोड़ेगा, ज़्यादा जोड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा जोड़ने का, लेकिन ये कम। तो बायां से दायां जाने पर विद्युत बंधुता भी बढ़ेगा, विद्युत बंधुता भी बढ़ेगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आयरन एनर्जी। ठीक है, आयरन एनर्जी के बारे में क्या बताए थे कि इसकी बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसकी बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसमें जितना ऊर्जा देना पड़ता है उसी को बोलते हैं आयरन एनर्जी। अब किसमें ऊर्जा ज़्यादा देना पड़ेगा निकालने के लिए, तो देखिए इसके बीच की दूरी कम है, यानी इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है। इसकी बीच की दूरी कम है, इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है। अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो इसमें हमें ज़्यादा ऊर्जा भी देना पड़ेगा, तभी जाके ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन इसमें हम कम भी ऊर्जा देंगे क्योंकि इसके बीच की दूरी भी ज़्यादा है, इसमें हम कम भी ऊर्जा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो बायां से दायां जाने पर आयरन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। हम इससे पहले वाले में बताए थे कि ये तीनों का ट्रेंड सेम ही होता है। यहाँ भी देखिए तीनों का ट्रेंड सेम ही आ गया, सेम ही आ गया ना। ठीक है, समझ गए। यहीं पे हमारा इतना ही था। अब हम बोले थे कि एक चार्ट देंगे जो सारे इस जितना भी इसमें बताए हैं सारे चीज़ का एक ही चीज़ में चार्ट दे दिए। ये देखिए चार्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए सब चीज़ बता देंगे हैं, परमाणु त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ता है, कोषों की संख्या पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत बंधुता और आयरन एनर्जी। इसमें एक एक्स्ट्रा है धात्विक गुण। तो धात्विक गुण जो होता है बाएं से दाएं जाने पर घटता है, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं। एक बार चलिए पीरियोडिक टेबल में आते हैं कि बायां से दायां जाने पर देखिए इधर तो होता है धातु और इधर होता है अधातु, अधातु। तो बायां से दायां जाएंगे तो क्या होगा, धात्विक गुण तो घट जाएगा, इधर धातु है इधर अधातु है, मतलब धात्विक गुण जो होगा, गुण नहीं गुण घटेगा, घट जाएगा क्योंकि अधातु में बदल जा रहा है। और ऊपर से नीचे जाने पर भी धात्विक गुण, सॉरी जाने पर भी नहीं, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ेगा। ठीक है, घटेगा नहीं, समझ गए, बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ेगा, बढ़ेगा, समझ गए। चलिए आते हैं उस पेज पे। तो देखिए ये सब समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इतना ही वीडियो था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलता रहे, आप लोग कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, तभी जाके आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी कि कौन सा वीडियो आया है नया। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, जो भी स्टूडेंट स्किप करके देखें वापस जाके पूरा देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छे तरह से समझाए हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।